भी पिछले 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और पिछले 10 साल के करियर में मैंने भी बाकी सारे टीचर्स की तरह अपने स्टूडेंट्स को ये डायलॉग कभी ना कभी दिया है। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि मेहनत करो, रिविजन्स करो, पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। ये सारी चीजें मैंने भी बोली, हर टीचर ने बोला, बट पहली बार 10 साल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बच्चों से झूठ बोल रहा हूँ। मुझे ही नहीं, सारे टीचर्स को लग रहा है। और हमें लगने का कारण सिर्फ एनटीए ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं इस साल वो इतनी कंट्रोवर्शियल हैं और इतनी ज्यादा क्वेश्चंस रेज कर रही हैं फेयरनेस के ऊपर, एग्जाम की कंडक्ट को लेकर, टेस्ट सेंटर्स के ओवरऑल प्रैक्टिसेस को लेकर। 4 जून 2024 को 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकले। पहले रिजल्ट का पूरे दुनिया को पता है क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इलेक्शंस के रिजल्ट की आप किसी को भी पूछ लो, सबको पता है। लेकिन उन 23 लाख बच्चों के रिजल्ट के बारे में किसी को नहीं पता। 23 लाख वो बच्चे जिन्होंने मेहनत करके 2 साल 3 साल, कुछ नहीं तो 4 साल मेहनत करके पूरी तैयारी करके एग्जाम दिया, और अंत में निकल के क्या आता है? पेपर लीक हुआ है, टेस्ट सेंटर्स में फेयरनेस नहीं थी, टेस्ट सेंटर्स में कुछ जगह पे एग्जाम लेट स्टार्ट हुई, ग्रेस मार्क्स दिए गए। क्यों? हो क्या रहा है? इस पूरे सिचुएशन को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ कोशिश मात्र करेंगे। क्यों? क्योंकि इन एलिगेशंस के आंसर ऑलरेडी एनटीए दे चुका है। मैंने सिर्फ ये कहा है आंसर दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आंसर सही है गलत है, सेटिस्फैक्टरी है नहीं है, वो आगे की बात है। बट 4 जून को रिजल्ट निकला था, तब से लेके जो एलिगेशंस लगाई गई थी उनके ऊपर कल 6 जून को एनटीए ने रिस्पॉन्स दे भी दिया। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि एनटीए इतना तेज काम कर रहा है, ये पहली साल ऐसा हो रहा है, वरना एनटीए का रिस्पॉन्स डिलेड ही होता है हमेशा, ये सबको पता। बट खैर वो बात अलग है। हम बात करते हैं कि सब हुआ कैसे, पूरी शुरुआत से बात करते हैं, स्टार्टिंग से। ठीक है, नीट 2024, ठीक है, नीट हर साल होता है, हर साल नीट होता है, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं। पिछले 4-5 सालों में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मात्रा बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, मैं आपको नीट के एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। नीट का जो एग्जाम होता है वो होता है टोटल 720 मार्क्स के, जिसके लिए बच्चों को सॉल्व करने पड़ते हैं 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में, मतलब 3 घंटों। ये जनरल बात जो आपको पता होनी चाहिए। ज्यादातर आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल करने जाओ ना कभी भी, तो आपने देखा होगा उस एग्जाम के फॉर्म फिल करते टाइम वो इंपॉर्टेंट डेट्स करके दे देते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं एप्लीकेशन की डेडलाइन, फी की डेडलाइन, और साथ ही साथ बाकी चीजें होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक देते हैं, टेंटेटिव रिजल्ट डेट। और इस साल नीट का टेंटेटिव रिजल्ट होने वाला था 14 जून, जबकि इस साल उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है कब? 4 जून। उन्होंने डिक्लेयर किए रिजल्ट पूरे 10 दिन पहले। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है कि एनटीए ने नीट के रिजल्ट्स पहले डिक्लेयर किए हैं? नेवर बिफोर, कभी भी नहीं हुआ है हिस्ट्री में। पहली बार है कि नीट का रिजल्ट पहले इन्होंने डिक्लेयर किया, वो भी 10 दिन पहले। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम वन बाय वन देखते हैं। दूसरी चीज बात करने लायक जो है वो है, ये है कि इस साल टोटल 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 मिले, 67 स्टूडेंट्स। अब सवाल उठता है यहाँ पे कुछ बेसिक सा, जैसे क्या नीट इतना इजी है? आंसर नो, साफ साफ नहीं बोलूंगा मैं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, हर साल 1 या 2 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 720 में से 720 मिलता है। इस साल है कितने? 67। अब ये 67 आ पाना पॉसिबल है क्या? इतने लोगों को मिल पाना पॉसिबल है? बहुत हाईली डाउटफुल। इसमें एक और सवाल उठ रहा है जो कि है कि 25 से 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े बड़े क्लासेस के बच्चे हैं, मेजर इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं। क्या किसी भी मेजर इंस्टीट्यूट ने पहले इतने सारे टॉपर्स प्रोड्यूस किए? सवाल यहाँ पे भी उठता है। दूसरा सवाल ये भी उठता है यहाँ पे कि बाकी के जो 37 स्टूडेंट्स हैं, क्या उन्होंने सेल्फ स्टडी की है? क्या सेल्फ स्टडी से 720 आ सकते हैं? ये दूसरा सवाल बनता है। इसका सिंपल आंसर अगर दूं तो हाँ भाई, 720 आप खुद से पढ़ के भी ला सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं ला सकते। बट दिक्कत कहाँ पे है? आज के डेट में सिर्फ 2 दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, बट मटेरियल चाहिए स्टडी करने के लिए। बट फैक्ट ये है कि इंटरनेट का जमाना होने की वजह से बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब में फ्री अवेलेबल है।
कई सारे टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे और वीडियोस डाल रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ पाए, बट दो चीज जो इंटरनेट से नहीं मिलेगी, दो चीज जो बच्चों में होनी चाहिए, वो है मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट करके रख पाना 2 साल के लिए बहुत ही दिक्कत वाला, मोटिवेटेड रहना और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम देखोगे ना, तो जो हर दिन मेहनत करता है उसके मार्क्स निकल के आते हैं। ये नीट वाला एग्जाम वो नहीं है कि आपने एग्जाम के एक दिन पहले रात को बैठे या फिर हफ्ते भर पढ़ लिया और 720 बन गए, नहीं। इसके लिए बच्चे 2-2 साल तक हर दिन पढ़ते हैं, तब जाके ये मार्क्स आते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सेल्फ स्टडी करके खुद को इतना मोटिवेटेड रख पाए, खुद को इतना कंसिस्टेंट रख पाए? बहुत ही डिफिकल्ट है। बाकी के बच्चे क्यों कर पाते हैं? बिकॉज रेगुलर वीकली क्लासेस में रेगुलर वीकली टेस्ट होते हैं, इस वजह से बच्चे खुद को मोटिवेटेड रखते हैं ताकि मार्क्स आ जाए अच्छे। तो क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है? हाईली अनलाइकली। मेरा तो ये मानना है कि हाईली अनलाइकली। 37 तो बहुत मुश्किल है, शायद एक 4-5 में भी 10 बच्चे ऐसे हो जिन्होंने किया हो और जिनके आए हो जेन्युइनली, बाकियों पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। इसके अलावा इस साल एक और ऐसी शॉकिंग चीज हुई है जो पहले कभी नहीं। वो शॉकिंग चीज क्या है? शॉकिंग चीज ये है कि इस साल 719 और 718 जैसे मार्क्स मिले हैं। शॉकिंग क्या है इसमें? चलो एक्सप्लेन करता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए साफ साफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जैसे मैंने पहले बोला ना, 180 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन का होता है 4 मार्क और गलत देने पे आता है -1। अगर आपके 180 सही निकले तो आपके बनेंगे कितने? 180 इंटू 4 बन गए आपके 720। समझो आपने 180 अटेम्प्ट किए, उसमें से 179 सही निकले और एक जो है गलत निकला, तो आपका कितना बनेगा भाई? आपका बनेगा 716 -1 बना आपका 715। या तो आपने समझो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए 179 और आपके 179 के 179 सही निकले, तो आपका बनेगा कितना? 716। प्रैक्टिकली जो मार्किंग स्कीम है इस एग्जाम की, उसके हिसाब से 718 719 बन ही नहीं सकता। इसके लिए कुछ दिनों पहले पेपर में आर्टिकल आया था कि कुछ एग्जाम सेंटर्स में लेट होने की वजह से यहाँ पे इनको ग्रेस या फिर कंपेंसेशन करने के लिए मार्क्स दिए गए हैं, और इन कंपेंसेशन के चलते ही ये 718 और 719 आए हैं। अब इस पे भी सवाल उठेंगे, आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है वो ये है कि न्यूज ऐसी आई थी बिहार स्टेट से कि कुछ अरेस्ट हुई हैं। कुछ अरेस्ट हुई थी इन टर्म्स ऑफ लीकिंग ऑफ पेपर लीक की वजह से कुछ अरेस्ट की गई थी। मई जब एग्जाम हुआ था, 5 तारीख को था मई का, मई 5 को था ये पेपर, उसके बाद ही ये अरेस्ट की न्यूज आई थी। ये क्यों हुआ था? पेपर लीक हुआ था। इसके अलावा टेस्ट सेंटर्स की अगर बात करें तो एक ही सेंटर से 7 से 8 टॉपर्स निकल के आ रहे हैं। 7 से 8 एक सेंटर से, हुआ नहीं है पहले कभी और हो भी नहीं सकता। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट से, एक ही इंस्टीट्यूट से 7-8 स्टूडेंट्स टॉप कर रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ है। और जो बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, पहले नहीं हुआ तो अब हो जाएगा, तो मेरा तो एक ही सवाल है भाई कि ऐसा होने से पहले कुछ चीजें दिखती है। 10 साल से टीचिंग कर रहा हूं, अभी हमारे कोचिंग क्लास में भी जो टॉप आया था, पिछले साल था हमारा 625 640, इस साल आया 650 680। ग्रेजुअल ग्रोथ होती है। आप कोई भी कोचिंग सेंटर उठा के देखिए, आप एक ग्रेजुअल कर्व होता है, सीखने का एक कर्व होता है। तो इंस्टीट्यूट में अगर इतने सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट 1 या 2 बच्चे पिछले साल में टॉप किए होने चाहिए। नहीं है, कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, तो ये क्वेश्चन उठाता है बहुत। इसके बाद एक और जो चीज बात आती है सामने, वो ये है कि कुछ टेस्ट सेंटर्स में चीट करने का मौका मिला है स्टूडेंट्स को। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, चीट कैसे किया बच्चों ने। और साथ ही साथ इस साल तो ये तक आया है सुनने में, बहुत ही कॉमनली सुनने में आया है कि डमी कैंडिडेट्स की सिचुएशन आई है। अब जिनको पता नहीं डमी कैंडिडेट्स क्या होता है, तो बता दूं कि समझो आपका नाम है सुरेश, आप देने जा रहे हो नीट, लेकिन आप डर गए और आपने बोला कि भाई रमेश, तू डॉक्टर है, तू 2nd ईयर एमबीबीएस कर रहा है, तू चला जा मेरे नीट के एग्जाम। इसको बोलते हैं, ये जो रमेश है जो सुरेश के बदले जाके एग्जाम दे रहा है, ये है आपका डमी कैंडिडेट। अब ऑब्वियस सी बात है, 2nd ईयर एमबीबीएस का बच्चा है वो तो ज्यादा ही लिखेगा आपके मुकाबले, तो इसको बोलते हैं डमी कैंडिडेट। और इसके अगेंस्ट पहले भी ये चीजें पहले भी है, डमी कैंडिडेट वाली हरकतें पहले भी हुई है,
बट इतनी ज्यादा मात्रा में ये पहली बार हुआ। अब इन सारे चीजों से रिलेटेड एनटीए जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है एनटीए का, उन्होंने आंसर दिए हैं 6 तारीख को। उन्होंने बोला कि ये सारे जो एलिगेशन आप लगा रहे हो उन पे ये बेबुनियाद है, और इनको इन्होंने जवाब में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया। वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरिट लिस्ट पे मिल जाएगी। बट उसमें उन्होंने बात क्या की है वो उस पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इस साल रिजल्ट्स के इन्फ्लेट होने का कारण या फिर इंक्रीज होने का कारण क्या बताया, देखते हैं। वो उनका कहना यह है कि 2023 में 20 लाख बच्चे थे और 2024 में कुल 23 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। इस वजह से, इस 3 लाख इंक्रीज के वजह से मेरिट लिस्ट में आपको चेंजेस दिख रही हैं। ये इनका कहना है। इनका कहना है कि 3 लाख बच्चे बढ़ गए, इस वजह से इस साल टॉपर्स की लिस्ट बढ़ गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, इसकी अगर सच्चाई की मैं बात करूं तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल डाटा बताता हूं जो आपको उस डॉक्यूमेंट में भी दिख जाएगा जो इन्होंने शेयर किया। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को गौर से देखोगे ना तो उसके शुरुआत में उन्होंने दिया है एक डाटा जो कि बात करता है हर साल के इंक्रीज की, मतलब 2018-19 से लेके अब तक क्या इंक्रीज है। अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टैटिस्टिकल डाटा देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि हर साल एवरी ईयर 2020 से लेके 2021 तक, फिर 2022 में या फिर 2023 में आपको कॉन्स्टेंटली 2 या 2.5 लाख स्टूडेंट्स के इंक्रीज दिखेगी ही दिखेगी, दिखेगी ही दिखेगी मिनिमम, क्योंकि हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं। 2020 में कुछ 16-17 हजार बच्चों ने, 16-17 लाख बच्चों ने दिया था। 2021 में वो आंकड़ा बढ़ के 18-19 पे आ गया था, पिछले साल 20 पे चला गया। हर साल इंक्रीज होती है, बट हर साल तो ये सिचुएशन आया नहीं, इस साल क्यों आया है ये। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि कुछ सेंटर्स में जहां पे टाइम कंस्ट्रेंट का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, जहां स्टूडेंट्स को टाइम कम मिला, वहां पे इनका कहना यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन जारी की। अब पिटीशन के हिसाब से इनका कहना यह है कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए, और इसी ग्रेस मार्क्स के वजह से 718 या फिर 719 जैसे स्कोर्स हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना ये भी है कि जो 720 से 720 वाले जो 67 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से 6 कैंडिडेट्स को 720 मिलने का कारण ये ग्रेस मार्क्स भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 8 बच्चे टॉपर्स की लिस्ट में इस ग्रेस मार्क्स की वजह से आए हैं। भाई, 8 बच्चे सिर्फ ग्रेस मार्क की वजह से घुसे हैं टॉपर्स लिस्ट में। यहां पे इस चीज को डिस्कस करना जरूरी है। इस ग्रेस मार्क से लेके कई सारे सवाल उठते हैं मेरे मन में, बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल, इन 1563 स्टूडेंट्स को जो आपने ग्रेस मार्क दिए, वो आपने दिए तो दिए, लेकिन आपने कहा है हमने सीसीटीवी चेक किया और वहां पे एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, एग्जाम लेट स्टार्ट होता है, जो भी है, बट क्या सिर्फ इन्हीं सेंटर्स में हुआ था, या ऐसा है कि सिर्फ इन्होंने पिटीशन डाला तो इनको मार्क्स दिए, बाकी 23 लाख बच्चों में और किसी के साथ दिक्कत नहीं हुई? ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है, ये मानना स्टैटिस्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है। एक और क्वेश्चनेबल चीज जो आती है यहाँ पे वो ये है कि उन्होंने कहा है कि एपेक्स कोर्ट, मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके एक 2018 के जजमेंट को यूज किया है फॉर ग्रेस कैलकुलेशन, कितना ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए उसके लिए इन्होंने इस चीज का यूज किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा लीगल डॉक्यूमेंट है, बट समहाउ वी वर एबल टू मैनेज, मतलब मुझे कहीं से मिल गया तो मैंने पढ़ा कल रात को बैठ के पूरा कि क्या चक्कर क्या है इसका पूरा, और पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ चीजें हाईलाइट दिखाऊंगा। ये सारी फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये वही डॉक्यूमेंट है जिसको इन्होंने यूज किया है ग्रेस मार्क्स देने के लिए। बट यहाँ पे एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि ये क्लैट एग्जाम के लिए यूज हुआ है। ये जो सिचुएशन था सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था, ये क्लैट एग्जाम स्पेसिफिक था। अब क्लैट एग्जाम को जो इन्होंने ग्रेस दिया था उसको कंपैरेटिवली नीट में देने से मुझे क्या दिक्कत है, मैं ये बताता हूँ। क्लैट एग्जाम जो है उसको और नीट का पैटर्न लगभग एक ही है, लगभग सेम ही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब नंबर ऑफ आवर्स, मतलब मार्क्स, और ये कंपैरेटिवली आपका सेम ही निकल के आता है। 1 मिनट पर क्वेश्चन वाला जो हिसाब नीट पे लगता है वो यहाँ पे भी लगता है। मेरा दिक्कत दो अलग जगह पे मैं बताता हूँ। क्लैट के टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हर साल एग्जाम देते हैं वो 1 लाख से भी कम होते हैं, यहाँ पे 23 लाख। 1 लाख से कम कैंडिडेट्स होने की वजह से वहां पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल था, दैट्स व्हाई दे वेंट विद द इजियर मेथड। दूसरा,
पेपर ऑफ पैटर्न पूरा अलग है, पेपर पैटर्न ही अलग है इनका। मतलब कि क्लैट जो एग्जाम है ये लॉ के लिए करते हैं बच्चे, और इसका पैटर्न पूरी तरह से अलग है। इसका नीट के पैटर्न के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर आप मार्किंग स्कीम को कंपेयर कर रहे थे तो बात सही है, बट सिर्फ मार्किंग स्कीम नहीं ना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अगर टाइम लॉस हुआ है तो काफी सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करनी चाहिए। जैसे अगर आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ेंगे अच्छे से नीचे जाके, तो यहाँ पे इन्होंने ना मल्टीपल फैक्टर्स बोली हैं जिसकी वजह से इनको ये ग्रेस दिया गया है। जैसे लॉगिन का फेलियर होना, चेंज ऑफ मशीन्स होना, क्वेश्चन विजिबल ना होना, रजिस्टर्ड आंसर डिसअपियर होना, ये सारी ऑनलाइन एग्जाम वाली दिक्कत है, बात को समझिए आप। ठीक है, मेजोरिटी जो पॉइंट्स है 12 पॉइंट्स दी है, उनमें 12 पॉइंट्स में से मेजोरिटी तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, जो नीट नहीं है, नीट ऑफलाइन एग्जाम है। तो ये पहले तो आपने इसको जो जजमेंट को आपने जो साइट किया है अपने नोटिस में कि हमने ये जजमेंट यूज किया, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी बात, अगर आप इनके फॉर्मूलाज देखोगे जिनको यूज करके इन्होंने एक ग्रेस मार्क्स कितने मिलने चाहिए वो कैलकुलेट किया, तो इसमें इन्होंने किया ये है कि सिंपल आपको मैथ समझाता हूं इन्होंने किया क्या है। तो इन्होंने यहाँ पे किया ये है कि उन्होंने बोला कि यार 180 क्वेश्चन हैं और 180 मिनट्स। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अप्रोक्सीमेटली 150 मिनट्स में टोटल क्वेश्चन सॉल्व किया 120, तो वो बोल रहे हैं कि बचे क्वेश्चंस कितने हैं उसको उन्होंने कैलकुलेट किया, रिमेनिंग क्वेश्चंस देखे उन्होंने कितने हैं, रिमेनिंग टाइम देखा उन्होंने कितना है, और इनमें से कितने करेक्ट आंसर है उसको देखा, और इसको उन्होंने फॉर्मूले में डाल के आंसर निकाला। देखिए ये सिंपल फॉर्मूला है, मानता हूं ये दिस कैन बी यूज्ड, बट ये क्या है, सही है? इज दिस एक्यूरेट? एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं बोलूंगा एक्यूरेट बिल्कुल नहीं, और मैंने बहुत सारे टीचर यही बोलेंगे इस बात पे। रीजन बताता हूं, जब आप एग्जाम शुरू करते हो 180 मिनट के एग्जाम में जो आपका पेस होता है, जो आपका मेंटल कैपेसिटी होता है वो अलग होता है। तो पहले 60 मिनट में ना आप अलग वे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, ज्यादा फास्ट होते हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपकी एफिशिएंसी कम होते जाती है। अब इन्होंने इस कोर्ट के ऑर्डर में बोला यह है कि ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम दिया गया है करके कैलकुलेट किया। इस कोर्ट के ऑर्डर में आगे ये दिया गया ना कि अगर आप देखोगे तो उन्होंने कैलकुलेट किया है एवरेज टाइम टेकन फॉर वन क्वेश्चन, और उसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि भाई जैसे इस वाले एग्जाम्पल में जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 30 मिनट्स कैंडिडेट को कम दी गई थी, बराबर। तो उन्होंने बोला कि 120 क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किए 150 मिनट में, तो उसके हिसाब से ये अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 मिनट ले रहा है। तो 30 मिनट में ये और कितने क्वेश्चन करेगा भाई, और 15 क्वेश्चन कर लेगा। ये उनका लॉजिक है। क्या ये लॉजिक सही है? बिल्कुल नहीं। बिकॉज जो 150 मिनट में 120 कर पा रहा है ना, उसकी एफिशिएंसी आने वाले 30 घंटे में और कम होगी, उसके नंबर ऑफ आंसर्स वहां पे और गलत निकलेंगे, चांसेस बहुत हाई होते हैं इसके, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक और फैक्टर भी आपको जोड़ना पड़ता है। मैं खुद टीचर हूँ, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, जब मैं मैथ पढ़ाता हूँ जेई वालों को, आईआईटी वालों को, तो हम खुद सामने से उनको ट्रिक बताते हैं। जब लिमिट्स के क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आते हैं, या जब कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको ट्रिक्स बताते हैं जिसके मदद से वो कई बार 30 सेकंड के अंदर उसका जवाब लिख सकते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी यही करवाते हैं हम लोग कि केमिस्ट्री के ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे आंसर कर दो, ये अल्कोहल फिनॉल वाले में ये ट्रिक होता है, हम करते हैं। ये एन्युलिन्स नाम का कंपाउंड, उसको तो हम लोग सीधे आंख बंद करके जवाब देना सिखाते हैं 10-10 सेकंड में। लेकिन क्या ये 10 सेकंड वाला ट्रिक हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स के एक चैप्टर में ट्रिक लगता है, दूसरे में बिल्कुल कोई कॉमन सेंस नहीं कर सकता, आपको पूरा बैठ के सॉल्व करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं आपके पास में। तो इसका मतलब तो ये होना कि आप एक क्वेश्चन को 10 सेकंड दे रहे हो, बल्कि दूसरे क्वेश्चन को आप ज्यादा टाइम दे। साथ ही साथ ना कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को हमेशा यही बोलता है कि भाई अगर तुम्हारे पास 3 घंटे है तो 2 आवर 30 मिनट्स या 2 आवर 45 मिनट्स तुम जितना हो सके सॉल्व करो, उसके बाद सिर्फ बैठ के चेक करो। और नीट के पेपर में तो 95% स्टूडेंट्स काम क्या करते हैं बताता हूं आपको, फैक्ट है ये। ओएमआर शीट्स बच्चे लास्ट के आधे घंटे में बैठ के भरते हैं। पहले 2.5 आवर बच्चे सिर्फ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आंसर मार्क कर लेते हैं, उसके बाद ओएमआर शीट्स निकाल कर उसमें गोल गोल करना शुरू करते हैं। ये गोल गोल वाला काम ज्यादा होता है, बच्चे लास्ट आधे घंटे में करते हैं। तो इसका मतलब ये उन्होंने जो लॉजिक लगाया है बच्चों को ग्रेस देने का, ये क्वेश्चन है। उसके अलावा एक और बड़ा क्वेश्चन ये निकलता है कि इन्होंने बोला है कि बच्चे को टाइम कम ज्यादा मिला है, तो क्या जिन बच्चों को टाइम कम मिला है, अगर उस बच्चे ने पूरा पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया तो क्या उसको भी ग्रेस मिले? और जिस बच्चे ने कुछ भी ढंग से सॉल्व नहीं किया तो उसको भी ग्रेस दिया? उन्होंने अपने इस नोटिस में ये बोला है कि प्लस कुछ 20 से लेके 350 मार्क्स तक दिए उन्होंने ग्रेस, 20 to 350 मार्क्स ग्रेस में मिले। 350 मार्क आपने किसको ग्रेस दी ये हमको बताओ पहले।
क्योंकि अगर उसका 350 दे रहे हो आप, तो उसके पहले के मार्क्स क्या थे ये जानना जरूरी है हम लोगों के लिए, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है मेरे लिए तो। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, तो अगर हिसाब लगा के आप चेक करोगे ना, तो आपको एक नोटिस आएगी, एक चीज नोटिस में आएगी आपके, कि 720 में से अगर आप 350 निकाल दो तो आपके बनते हैं 370। तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके 370 थे, उनको ग्रेस दिया गया तब जाके वो उनके 720 बने। तो क्या ये सही है कि जिसके 370 थे उसको आप ग्रेस देके 720 पे पहुंचा रहे हो? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। इसके साथ साथ एक और मेरा ऑनेस्ट लॉजिकल क्वेश्चन है इनको कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है क्लैट एग्जाम से रिलेटेड, उसी का इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पे नीट के लिए क्यों किया? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल। आपके पास एनालिसिस था, आपके अनलाइक क्लैट एग्जाम, नीट एग्जाम लाखों करोड़ों बच्चों ने दिए हैं, आपके पास उन करोड़ों स्टूडेंट्स के सारे पास्ट हिस्ट्री डाटा है, कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स है वर्सेस कितने क्वेश्चंस किए, कितने मिनट लिए, इन सबका डाटा होगा आपके पास, 100% इन सबका डाटा होगा। उन डाटा को यूज करके आप बेटर फॉर्मूला निकाल सकते थे। आपने ये जस्टिफिकेशन दिया है कि इनको ग्रेस मार्क्स इसलिए दिया गया बिकॉज हाई कोर्ट में ये बोला गया, आपने ये बोला है अपने स्टेटमेंट में। ठीक है, ये रहा स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए अगर आप स्टेटमेंट पे यहाँ पे दिया है इन्होंने कि कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, उस वजह से इन स्टूडेंट्स को उन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। कौन से स्टेट से? भाई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़। इन स्टेट से ये पिटीशन आई थी और इसलिए इनको ग्रेस मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला था कि आप वो एपेक्स कोर्ट का जजमेंट यूज करके इनको मार्क्स दे दो, ग्रेस मार्क्स? कहीं बोला था आपको? और अगर नहीं बोला है तो क्या आपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से ये काम किया है? आपने यहाँ पे बोला हुआ है कि एक ग्रीवेंस रीएड्रेसल कमेटी बैठी और उन्होंने अच्छे से पूरे चीज को एक्सपर्ट तरीके से जांच किया। अगर आप लोगों ने एक्सपर्ट तरीके से जांच किया होगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि बच्चों की एफिशिएंसी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कम ज्यादा होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आधे से ज्यादा बच्चे, 90% बच्चे जो ओएमआर शीट्स भरते हैं वो लास्ट में बैठ के भरते हैं, पहले नहीं भरते, वो पहले सिर्फ सॉल्व करते हैं बैठ के। ये पता होना चाहिए। तो ये जो रीएड्रेसल कमेटी, इस पे भी मेरा सवाल। और अगर आपने ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यूज किया है तो सिर्फ ये एक पर ये 1563 स्टूडेंट्स ही, और इन 1563 स्टूडेंट्स के एग्जैक्ट डाटा रिलीज कीजिए आप, तब जाके हमको पता चले कि कितने इनमें से एग्जैक्टली कितनों के मार्क्स बढ़े हैं। साथ ही साथ मेरा एक लास्ट ये है कि जो रिड्रेसल कमेटी है ना, यहाँ पे इनके पास सालों का डाटा था स्टूडेंट्स का यार। यू कुड हैव यूज्ड द डाटा, आप उस डाटा का यूज करके अच्छा खासा एक फॉर्मूला निकाल के जस्टिफाइबल मीन से ग्रेस मार्क्स दे सकते थे, आपने वो नहीं किया। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप बच्चों के फ्यूचर के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये गलत है। साथ ही साथ लास्ट में इन्होंने बोला है एक और चीज कि ये जो ग्रेस मार्क्स है ना, इसके वजह से 6 टॉपर्स हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रेस मार्क्स की वजह से 6 टॉपर है। इसके अलावा इस साल कुछ हुआ था कि फिजिक्स के एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस करेक्ट निकली थी, क्योंकि वो एनसीईआरटी का कुछ पुराना टेक्स्ट बुक और नया टेक्स्ट बुक का कुछ प्रॉब्लम था। यहाँ पे मेरा एक कहना है कि पुराना वर्सेस न्यू के बदले आपको ये पहले ही एक नोटिस जारी कर देनी चाहिए थी इससे रिलेटेड। यू शुड हैव गॉन अहेड एंड मेड इट क्लियर कि यू विल बी फॉलोइंग अ न्यू पैटर्न ऑफ एनसीईआरटी। आपको ये पहले ही कर देना चाहिए था, ये अवॉइड हो सकता था। दिस पर्टिकुलर एरर कुड हैव बीन इजीली अवॉइडेड बिकॉज ये एनसीईआरटी ओल्ड वर्सेस एनसीईआरटी न्यू का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और अगर आप पहले ही नोटिस जारी कर देते, सिलेबस जो आप लोग रिलीज करते हो उस सिलेबस के साथ डाल देते, आपके एनसीईआरटी न्यू सिलेबस विल बी फॉलोड, तो बच्चे न्यू सिलेबस फॉलो करते और आपको ये मार्क्स देने नहीं पड़ते। इस मार्क्स जो दिए हैं आपने, उसकी वजह से जो 44 स्टूडेंट्स जो टॉप कर गए ना, ये नहीं होता। अगर आपने उस टाइम पे क्लियरली नोटिस जारी कर दिया होता तो ये नहीं होता, ये अवॉइड किया जा सकता था, ये आपने नहीं किया, ये आपकी गलती है। यहाँ पे यू शुड हैव डन इट, सिंपल। इसके अलावा ये 44 इस वजह से आए हैं और बाकी कैसे, मतलब 67 में से तो 50 टॉपर्स इनके एनटीए की गलती की वजह से आए, सीधी सीधी बात है, क्लियरली दिख रहा है। इसके अलावा जो बचे 17 स्टूडेंट्स हैं वो टॉप जेन्युइनली किए हैं, ऐसा आ रहा है, बट उसमें कितनी जेन्युइनिटी है उसको भी चेक करना जरूरी है, बिकॉज 17 इज आल्सो लार्ज नंबर। 17 बच्चों के 720 में 720 आना थोड़ा क्वेश्चनेबल है मेरे लिए तो। उसके अलावा यहाँ पे बोल रहे हैं कि एग्जाम हमने 10 दिन पहले इसलिए डिक्लेयर किया, 14 जून के बदले 14 जून के बदले 4 जून को हमने इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि हमारी टीम जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है आर्ट द एनटीए इज वेरी क्या फास्ट एट प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह लिखा है उन्होंने। तो 23 लाख बच्चों के 30 दिन में रिजल्ट दे दिया, इतने कॉम्पिटेंट हैं। अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हैं तो मेरा एक ही सवाल है कि आप लोगों से ऐसी माइनर मिस्टेक्स कैसे मिली? अगर आप
10 दिन रिजल्ट जल्दी देने की घाई न करके जो स्टूडेंट्स डाटा था उस डाटा को यूज करके एक प्रॉपर फॉर्मूला निकालते ग्रेस मार्क्स के लिए, तो बच्चे ज्यादा खुश होते। 10 दिन रिजल्ट लेट आया तो भी चलेगा बोलते बच्चे, लेकिन एटलीस्ट एक जस्टिफिकेशन होता है आपके पास कि ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए ये प्रॉपर फॉर्मुलेशन और फॉर्मूला के यूज करके दिए गए। ये 10 दिन में जो आपने जल्दी दिया ना वो साफ साफ सबको दिख रहा है आपने क्यों दिया है। इलेक्शन के दिन जानबूझ के शाम को 5 बजे 7 बजे आपने जो रिजल्ट रिलीज किए हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के टाइम पे, ये क्लियरली आपका जो इंटेंशन है साफ साफ दिख रहे हैं। एक और चीज इसी मुद्दे से रिलेटेड एक बात और क्लियरली कर देता हूं मैं बात, कि हर साल आप न्यूज में चेक कर लो कभी भी जाके, नीट का रिजल्ट जिस दिन निकलता है ना उसके एक हफ्ते तक सिर्फ नीट की बातें होती है। पिछले साल 2 स्टूडेंट्स आए थे टॉप, उनकी इतनी सारी इंटरव्यूज हुई, मैं क्या ही उनके इंटरव्यूज हुई, उनकी वो जिस इंस्टीट्यूट में जाते थे वहां के टीचर्स की इंटरव्यू हुई है, मल्टीपल इंटरव्यूज। कैसे आया, एनालिसिस क्या है, ये कट ऑफ कितना लगेगा, ये पूरा एनालिसिस करते हैं ऑलमोस्ट एक हफ्ते भर तक। इतना कवरेज देती है मीडिया इस एग्जाम को। आईआईटी एडवांस को जितना कवरेज मिलता है, बोर्ड्स को जितना कवरेज मिलता है, उससे कई ज्यादा कवरेज इस नीट एग्जाम को मिलता है भाई। लेकिन इस साल देखिए न्यूज पे कहीं नहीं आया अभी तक। ऑलमोस्ट कितने, आज 8 तारीख है, 7 तारीख है, नहीं आ रहा है कुछ भी कवरेज। मैं वेट कर रहा था कि कोई ना कोई इस चीज के बारे में बोलेगा। सिर्फ हम टीचर्स गड़बड़ा जा रहे हैं, सिर्फ हम टीचर्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सब किसी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। हर साल 680 650 मिलने पे गारंटी होती थी गवर्नमेंट सीट मिलेगी कर। इस साल कोई ठिकाना नहीं है। हमारे कोचिंग क्लास में कुछ बच्चों के जो 650 के ऊपर लाए, 600 के ऊपर लाए, जो मेरे स्टूडेंट थे जिनको 650 के ऊपर मिला है, वो उनके पेरेंट्स कॉल करके रो रहे थे एग्जाम के अगले दिन। मतलब बोल रहे हैं 4 तारीख को रिजल्ट निकला है, बच्चे खुश होकर फोन कर रहे हैं, हम भी खुश, यार ये हमारे क्लासेस के हिस्ट्री में सबसे अच्छा मार्क्स आया है बच्चों को, हम बहुत खुश थे। अगले दिन हमारी खुशी फुल गए। अगले दिन या उसी दिन हमारी खुशी ऑलमोस्ट गायब हो गई थी जब हमने मेरिट लिस्ट देखा था। बट थोड़ी बहुत उम्मीद थी हम लोगों की कुछ ना कुछ होगा, आगे देखते हैं क्या होता है, एनटीए कुछ रिलीज करेगा, ये एनटीए करता है करके हम होप कर रहे थे। बट अगले दिन जब पेरेंट्स का फोन आया, उसके बाद जब एनटीए ने क्लैरिटी दी ये नोटिस के जरिए, तब हमने, नाउ वी आर वेरी लॉस्ट। हमको नहीं पता बच्चों को क्या बोले, वी आर ऑल्सो लॉस्ट कि बच्चों को क्या गाइडेंस दे। और सबसे आखिर में इन्होंने देखिए 5th पॉइंट में उन्होंने बात की है कि जो पेपर लीक की बात हुई है उनको उन्होंने साफ साफ डिनाई किया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। तो बिहार में अरेस्ट क्यों हुए भाई? बिहार में अरेस्ट होने के रिपोर्ट्स आई हैं, वो क्यों है अरेस्ट, बताइए आप बोल रहे हैं कि एनटीए के कुछ टेस्ट सेंटर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, उसके ऊपर हम केसेस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो आप केस करके अगर जांच कर रहे हो तो रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किया आपने? आपका जांच पूरा हो जाना चाहिए तब आपको रिजल्ट डिक्लेयर करनी चाहिए। ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स है जिसके ऊपर मेरे क्वेश्चन रेज होंगे। देखिए लास्ट में बस मैं इतना बोलूंगा ना कि कुछ चीजें हैं जो एनटीए को करनी चाहिए, जो नीट वाले इंस्टीट्यूट को करनी चाहिए। पहली चीज जो उनको करनी चाहिए वो ये है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, ये जो नोटिस है वो वाला नहीं, एक कमिटी बैठनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस पे। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स के बाद जिन जिन लोगों का इस इन्वेस्टिगेशन के एंड में नाम आता है उनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई टीचर है, कोई पेरेंट इन्वॉल्व है तो उनको आप जेल में डालिए, और अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के ऊपर बैन लगना ही चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तो स्टूडेंट के ऊपर बैन लगाइए और पेरेंट्स और टीचर्स के ऊपर आप लीगल कार्रवाई कीजिए। तीसरी बात, ये जो पेपर लीक होने वाला जो सिचुएशन है, ये जो पेपर लीक की जो बातें करते हैं, ये आज की बातें नहीं है, ये 2024 की बातें नहीं है। मैं 2010 से अगर चेक करूँ ना, मैं जब स्टूडेंट था तब से 2008 9 10 से, तो मैं हर साल ये सुनता हूँ। इनफैक्ट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप किसी भी टीचर को जाकर पूछोगे, हाँ भाई मेरे टाइम पे भी मैंने सुना था पेपर फूट गया है करके। तो इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच पीपल हु लीक पेपर्स। जो ये चीट करते हैं इनके खिलाफ एक प्रॉपर लीगल एक्शन होना चाहिए। इनको आप बैन करो एग्जाम देने से कुछ सालों के लिए, अकल ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, एक प्रॉपर एक्शन होना जरूरी है। साथ ही साथ चौथी चीज मैं ये बोलूंगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद एवरीथिंग इज राइट, अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि एवरीथिंग इज गुड और नो इश्यूज करके सामने आते हैं, तो आपको नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी। तब जाके स्टूडेंट्स को उनके राइटफुल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का मौका मिलेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है जो कि है रीनीट। रीनीट मुझे नहीं लगता कोई टीचर बोलेगा कि यार आप रीनीट लो करके, बिकॉज काफी हॉरेंडस प्रोसेस होगा बच्चों के लिए, टाइम कंज्यूमिंग होगा।
आप इन्वेस्टिगेशन अपना पूरा करो, जो भी रिजल्ट आए वो पब्लिकली अनाउंस करो, उसके बाद आप रीनीट एग्जाम लो, दोबारा एग्जाम कर लो, चलेगा। और ये जो दोबारा एग्जाम करोगे ना, इसमें आप मेक श्योर करो कि बैंड स्टूडेंट्स ना आए। बैंड स्टूडेंट्स जो मैंने पहले ही बताया कि अगर जो पकड़े जाते हैं उनको बैन कर दो, तो वो बैन हो गए तो उनको यहाँ पे दोबारा एग्जाम देने का मौका मत दो, तो ये होगा फेयर। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कुछ टीचर्स और पेरेंट्स भी मानेंगे, बिकॉज जून है ऑलरेडी, इन्वेस्टिगेशन खत्म होकर रीनीट करते करते आपका अगस्त आ जाएगा, उसके बाद 1.5-2 महीना वापस से कोविड के टाइम पे जो हुआ था कि एडमिशन प्रोसेस बहुत लंबी चलेगी, वापस से वही होगा। सो इट्स नॉट वेरी फ्रूटफुल, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। और मैं ये 5 पॉइंट्स एकदम स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि हर कोई पढ़े इस बारे। इन 5 पॉइंट्स के अलावा एनटीए को और नीट एडमिशन एजेंसीज को ऐसा एक और काम करना पड़ेगा जिसके चलते ना सिर्फ इस बैच के बट आगे आने वाले हर बैच के स्टूडेंट्स अपने आप को मेडिकल फील्ड में एनरोल करने का एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हासिल कर। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हर साल मैंने देखा है कि कई बच्चे होते हैं जिनको 580 के ऊपर मिलता है, 600 के ऊपर मिलता है, लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाते एमबीबीएस में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स लिमिटेड होती। तो प्राइवेट कॉलेजेस में क्यों नहीं जाते? प्राइवेट कॉलेजेस में जाने की एक सबसे बड़ी दिक्कत है और वो है फीस। तो इस चीज को टैकल करने के लिए एनटीए को और नीट एसोसिएशन को फीस स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। या तो फी स्टैंडर्डाइजेशन बोलिए, या तो आप बोल दीजिए यूनिफॉर्म फी कर दीजिए आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी, बट ये होना जरूरी है। ये जब तक नहीं होता तब तक नीट की जो स्ट्रगल है बच्चों की, लोअर मिडिल क्लास बच्चों की, मिडिल क्लास बच्चों की, उनका ये स्ट्रगल कभी खत्म होगा ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा फीस स्लैश कर दो, लेकिन ऑनेस्टली ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया कि कोई स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में ऑन एन एवरेज 600 रैंक होने के बावजूद एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2 करोड़ से 10 करोड़ से भी ज्यादा, कई बार कुछ कॉलेजेस की फीस 10 करोड़ से भी ज्यादा है, कुछ के तो 20 करोड़ तक जाता है भाई। यहाँ पे सबसे आयरॉनिक बात यह है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो एमबीबीएस करने के लिए, तो वहां पे भी आपका 2 करोड़ के अंदर अंदर एमबीबीएस हो जाता है, 2 करोड़ के अंदर ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़। स्विट्जरलैंड है, थाईलैंड है, मलेशिया है, रशिया है, ऐसे कंट्रीज में 2 करोड़ के नीचे हो जाती है, और ये कंट्रीज हुआ है जहां पे पहले नीट की रैंकिंग एक्सेप्ट की जाती थी। तो इंडियन कॉलेजेस में एक फीस स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार फीस को आप स्लैश कर दो आधे से या कुछ भी हो, बट एटलीस्ट हम लोग एक स्कॉलरशिप स्कीम फोर्स कर सकते हैं स्कूल से। प्राइवेट कॉलेजेस में हम एक स्कॉलरशिप फीचर ऐड कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप के जरिए जो बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं, 600 पार हैं, वो एटलीस्ट स्कॉलरशिप का यूज करके किसी तरह से एडमिशन ले। अब कई लोग बोलेंगे कि यार लोन ले सकते हो, ये कर सकते हैं, लो नहीं पॉसिबल होता है लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए ये 2 करोड़ 10 करोड़ लाना पॉसिबल नहीं है। ये इसके लिए एक टैकल होना जरूरी है। इस फीस को कम करना, यूनिफॉर्म करना, एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो अगर ये चीज हो पाती है इस साल, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो जो स्टूडेंट्स डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने गलती की है, जो टीचर्स ने गलती की, उन सबको बैन करने के बाद, उनके रिजल्ट्स को नलीफाई करने के बाद, पूरे के पूरे नीट एग्जाम का रीचेकिंग होना जरूरी है। रीचेकिंग के बाद एक और चीज जो होना जरूरी है वो ये है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाए जाए। और लास्टली इस चीज के ऊपर काम करना जरूरी है, यूनिफॉर्म फी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अभी काम करेंगे तो आने वाले कितने ही जनरेशन, कितने ही बैचेस इस चीज का बहुत फायदा उठाएंगे। तो इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दें। और लास्ट में बस इतना बोलना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स को, या जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, कि बच्चों मैं समझता हूँ कि आप लोग फिलहाल बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत कंफ्यूजन में हैं, आप लोग बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को लेके। मैं बस इतना बोलूंगा ना आप लोगों को कि थोड़ा सी हिम्मत रखिए। हम टीचर्स, आप स्टूडेंट्स सब मिलके सिचुएशन को टैकल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को अकेला मत समझिए इसमें, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइट फॉर यू एंड वी विल फाइट फॉर यू। तो बस पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए और जुड़ने की कोशिश कीजिए, फाइट करने की कोशिश कीजिए। दिस इज नॉट द एंड एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू फाइट। चलिए, होप करता हूँ आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। और बच्चों, आपके लिए सिर्फ यही कहूंगा कि चिंता मत करो, टेंशन मत लो, ये चीजें होती हैं कभी कभी, और इन चीजों का इलाज जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, जो मैं खबरें पढ़ रहा हूँ, वो नहीं है।
सुसाइड करना, खुद को हार्म करना, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आवाज उठाना। आप बात कीजिए किसी से, आप जाइए आरटीआई फाइल कीजिए, आप जाइए एक पिटीशन फाइल कीजिए, ट्राई टू फाइट एज मच एज पॉसिबल। और अगर आपको 600 पार मिले हैं मार्क्स और आप डिप्रेस हैं कि इस साल आपको गवर्नमेंट सीट शायद नहीं मिलेगा, इतने जल्दी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इतने टीचर्स आवाज उठा रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए और खुद को हो सके उतना पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, चलिए बच्चों, मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ होपफुली अच्छे न्यूज़ के साथ।